सो हाय फ्रेंड्स। सो आज हम लोग केवाईसी टैब के ऊपर बात करने वाले हैं और एक रिक्वेस्ट आई थी कि केवाईसी टैब पे और एक वीडियो होनी चाहिए और एक बेस पेपर पे भी होनी चाहिए, ये भी रिक्वेस्ट आई थी, तो उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके और एक वीडियो बेस पेपर के ऊपर भी एक बनाते हैं। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त एरएसएफ का एयर ड्रॉप चल रहा है। आई एम श्योर एरएसएफ का एयर ड्रॉप आपने देखा होगा और आपको उसके बारे में पता होगा। सो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, सो एयर ड्रॉप एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास 1 करोड़ एयर स्वैप है तो आप उनको 2 करोड़ एयर स्वैप कर सकते थे बिना किसी रिस्क के, गारंटेड। जनरली ऐसा कर पाने के लिए काफी ज्यादा ट्रेडिंग स्किल्स चाहिए होती हैं और काफी टाइम जाता है, काफी प्रेशर जाता है और 97% लोग डबल नहीं कर पाते। मतलब टोकन्स का काउंट डबल नहीं कर पाते हैं, 97% लोग फेल हो जाते हैं। एंड सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेजेस हैं वो फेजेस चल रहे हैं। फेज 1 जो है, जो ऑलरेडी अभी खत्म हो चुका है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलरेडी फेज 1 खत्म हो चुका है। उसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर दिया होगा, जिसने करना था। तो उनको डबल एरएसएफ आ गए होंगे, रिसीव भी हो गए होंगे। और अभी फेज 2 चल रहा है 10th मई से 25th मई वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ES अगर आप बेचते हैं तो आपको वापस 1.75 WES रैप एरएसवैप आ जाते हैं, जो कि आप स्टेकिंग प्लान में यूज कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्टेक्स भी मिल सकते थे, बट आपको WES इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो जैसे ही आप ये WES आप कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं या 1.75 टाइम्स कर देते हैं, तो जब आपके पास ये WES आते हैं, अगर आप किसी पीयर को सेल करते हैं वो WES, तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ पेमेंट्स तो आ ही जाती हैं। बट इसके उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब नया बंदा जब स्टेक करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर एक इंसेंटिव भी जनरेट हुआ। और इंसेंटिव जो भी एज पर द स्लैब आता है वो आपके पास आ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपने केवाईसी कर रखी हो, सो दैट आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाए डे स्वैपर पे। और इंसेंटिव्स उसी को मिलते हैं जो एक्टिव होता है। मिनिमम 100 एरा स्वैप उसने ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन मतलब इस वॉलेट से उस वॉलेट पे भेज दिया, तो वो ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आपने 100 एरा स्वैप का स्टेक किया हो या 500 एरा स्वैप का स्टेक किया हो, कुछ भी ऐसा, या किसी और प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टाइम स्वैपर वगैरह वगैरह, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें अगर आप किसी भी सर्विस को यूज करते हैं पीयर टू पीयर बेसिस पे, तो अ, आपको एक्टिव मान लिया जाता है, राइट। सो आपका जो भी वॉल्यूम होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। वो हम डे स्वैपर की वीडियो में हम आपको शो करेंगे कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको कैलकुलेट करता है और कैसे आपको पे आउट देता है। सो फिलहाल 10th मई से 25th मई का एयर ड्रॉप चल रहा है। 1.75 WES प्राप्त होते हैं एक एरा स्वैप भेजने से। सो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद नेक्स्ट फेज जो लेट लोग आएंगे उनके लिए 26 मई से लेकर 10 जून तक है, कि अगर आप एरा स्वैप ERC20 या नेटिव कुछ भी आप भेजना चाहते हैं, तो अगर आप भेजते हैं, जो वॉलेट यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये जो वॉलेट मेंशन किया हुआ है ऊपर, अगर आप इस एड्रेस पे भेजते हैं, तो आपको जब ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन हैश जरूर सेव करनी। अगर आपने ट्रांजैक्शन हैश नहीं सेव कर रखी है तो आपको एयर ड्रॉप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपको ट्रांजैक्शन हैश सेव करनी है। और info@RSF फाउंडेशन, जो ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको उसको मेल कर देना है, राइट। और जैसे ही आप मेल कर देंगे तो आपको विद इन 7 days जो भी एयर ड्रॉप बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। सो फेज 3 25 मई से 10 जून तक है, जिसमें 1 एरएसएफ सेंड करने पे 1.5 WES मिल जाते हैं इमीडिएटली विद इन 7 days। और फेज 4 जो है वो शुरू होता है 11 जून से लेके 20 जून तक। तो करीब 9 दिन का फेज 4 है। और फेज 4 में आप अगर एक एरएसएफ भेजते हैं तो आपको 1.25 WES के स्टेक्स मिल जाते हैं। सो ये चीज बहुत ही सिंपल है, सिंपल जैसे लिखा है वैसे ही होता है। सो इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म में एरास्वैप में बिलीव करते हैं, जिनको ये समझ में आता है कि
जो नए-नए प्लेयर्स होते हैं उनके लिए प्राइस, भाव यही मैटर करता है। बट जो एक्चुअली जो ब्लॉकचेन को समझते हैं, जो समझते हैं कि ब्लॉकचेन अगर कुछ कर सकता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो यूटिलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो यूज़ ही नहीं हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बहुत सारे टोकन्स हैं, राइट, दुनिया में, और उनका भाव ऊपर-नीचे हो सकता है, राइट? और एनएसएफ का भी भाव ऊपर-नीचे होगा, बट उसमें रियलिटी तब आएगी जब उसमें लोग एक्चुअली उसको यूज़ करेंगे, राइट? सो जो लोगों को ये पता है कि एनएसएफ यूसेज पे फ़ोकस्ड है, राइट? लॉन्ग टर्म पे फ़ोकस्ड है और यूसेज पे फ़ोकस्ड है, उनको ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में एनएसएफ बिल्ड करना उनके लिए कितना ज़्यादा भाग्यशाली या कितना ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है, राइट? तो ये अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी कन्विक्शन है, अपना-अपना बिलीफ है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको एनएसएफ लेने चाहिए। बट अगर आपको समझ में आ गया, अब अगर आपको बिलीव है, अगर आपको लगता है कि इसकी डायरेक्शन सही है, राइट? बहुत सारे टोकन्स का रेट ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। क्या उनका फ्यूचर लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन में भाग रहा है? सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगर हम लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन में सही दिशा में जा रहे हैं, रियल यूटिलिटी की तरफ जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा स्टेबल होगी, और अ, और इसमें वॉल्यूम भी जेन्युइन, राइट? सो काफ़ी एक्सचेंजेस देखता हूँ जिसमें फेक वॉल्यूम चलती रहती है, राइट? और हज़ारों करोड़ों में बात होती रहती है, बट हार्डली $10-20 की भी ट्रांज़ैक्शंस नहीं होती हैं, यूज़र एक्चुअल में कुछ भी नहीं होते हैं, राइट? सो हमारा क्लियर डे 1 से फोकस है यूटिलिटी क्रिएट करने का। सो जिसका लॉन्ग टर्म बिलीफ है, उसके लिए एयर ड्रॉप बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। कई बारी बहुत सिंपल चीज़ें सामने पड़ी होती है, हम दाएँ-बाएँ बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, रात-दिन एक कर रहे होते हैं, और सामने एक सिंपल चीज़ पड़ी होती है जो हम यूटिलाइज़ नहीं करते। सो अपनी आँखें खोलें और देखें, क्या पता ये चीज़ आपके काम की हो, अगर है तो बहुत बढ़िया है। यू कैन गो अहेड एंड पार्टिसिपेट। अगर आपको लगता है नहीं, तो बिल्कुल ना पार्टिसिपेट करें। सो चलते हैं, आज हमारा मेन एजेंडा केवाईसी डैप पे बात करने का था, और ये बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसकी अलग-अलग वीडियोज़ हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको यूट्यूब की वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको चेक करना है, प्लेटफ़ॉर्म का नाम लिख के कि उसके ऊपर कौन-सी वीडियो अवेलेबल है, और आपको चेक करना है कि आपको इनमें से कौन-सी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, और आप उसका वीडियो देख के उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इन सारी एप्लीकेशंस को, इन सारी डी ऐप्स को, डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशंस को, ये सारी डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन है जो एरेसा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चल रही है इस वक़्त। इन सबको यूज़ करने के लिए आपकी एटलीस्ट लेवल 1 केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप लेवल 1 केवाईसी पे नहीं है, तो आप इन ऐप्स को यूज़ नहीं कर पाएँगे, और कई जगहों पे अगर आप सेलर हैं, राइट? सो दे पीयर टू पीयर में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, 2 पार्टी आपस में डायरेक्टली डील करते हैं। इसमें एरासेप को कोई कमीशन नहीं मिलती या कुछ, एरासेप कुछ इसमें चार्ज नहीं करता, राइट? सो एरासेप एक्चुअली कोई एंटिटी ही नहीं है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर, राइट? जिसके ऊपर 2 पार्टी डायरेक्टली एक-दूसरे के साथ अलग-अलग काम के लिए बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रांज़ैक्ट कर सकते हैं, पीयर टू पीयर कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अगर आप कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सेलर हैं, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, राइट? सो आपकी केवाईसी लेवल 2 होना भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सिर्फ़ सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप इनकमिंग ले रहे हैं, मतलब आप सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़, कोई ना कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आपकी लेवल 1 केवाईसी काफ़ी है। बट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपकी लेवल 2 केवाईसी भी होनी चाहिए। तो इसलिए केवाईसी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, और मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा था। सो सबसे पहले मैं अपना रेफरल लिंक निकालता हूँ, और ये देखिए मेरा रेफरल लिंक है यहाँ पर, मेरा स्वैप लाइफ में। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये रेफरल लिंक मैं किसी और को भेज देता हूँ। फिलहाल क्योंकि ये एक टेस्ट वीडियो है, तो मैं खुद को ही भेज रहा हूँ, राइट? और मैं इस रेफरल लिंक से अपना वॉलेट क्रिएट करूँगा, सो दैट रेफरल लिंक यूज़ करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस कराया एयरएसएप से, इस इकोसिस्टम से जिसने आपको इंट्रोड्यूस कराया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसने आपको गाइड किया है, और आपको यहाँ देखिए आप ऊपर, ये मेरा रेफरल लिंक है। सो मेरी जो भी मैंने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह डाली हुई है, और मेरी डिटेल्स कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। सो मैंने भेजा हुआ है ये आपको। सो ये मैंने अब सबसे पहले मेरे इस रेफरेंस आया, तो मैं क्रिएट वॉलेट करता हूँ।
सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए हैं जो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, राइट? क्योंकि ये क्रिएट वॉलेट वाली चीज हम कई वीडियोस में 100 बारी कर चुके हैं, और ये बहुत बेसिक चीज है। तो अगर आपको वॉलेट यूज करना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से नहीं पता है, तो आप एरोस्वैप वॉलेट करके आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, तो बहुत सारी वीडियोस हिंदी में, इंग्लिश में बनी हुई हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, और मैं रेफरेंस आईडी से क्रिएट कर रहा हूँ इसका। तो मैं प्रोसेस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पर आपके सामने कर रहा हूँ। मेरा मेमोनिक मैंने नए आईडी का बना लिया है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो मैं क्विकली यहाँ पे कुछ बटन दबाने हैं, वो मैं दबाता हूँ पहले, और अपने आप अपना वॉलेट क्रिएट कर देता हूँ, और अपने पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। क्योंकि मैं इस वॉलेट का निमोनिक वगैरह आपको शेयर कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली इसको मैं वो कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा फिर से, और इसका बैलेंस 0 कर दूंगा सेफ साइड पे। पर फिलहाल जस्ट फॉर डेमो आई एम जस्ट शोइंग यू। सो आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट क्रिएट हो गया है, और मेरी भी रेफरल आईडी आ गई है यहाँ पर। ये मेरा एड्रेस है, और मेरी रेफरल आईडी भी नीचे दिख रही है। अगर मैं किसी और को इनवाइट करना चाहता हूँ, तो मुझे ये रेफरल आईडी कॉपी करनी है, और अगर मैं सिस्टम पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक, लिंक्डइन और इस पे सेव हूँ, मैं उसमें भेज सकता हूँ। वरना सिंपली इसको कॉपी कॉपी कीजिए, और कॉपी करके इसको आप सेंड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपनी टीम को, जो भी आप टीम बनाना चाहते हैं। जुलाई में मिशन S100 आ रहा है। मिशन के बारे में आपको जुलाई में ही पता चलेगा, बट उसके लिए, उस मिशन में अगर आपको विजयी होना है, तो आपके पास एक सॉलिड टीम होनी चाहिए, और आप अभी से अपनी टीम बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म की नॉलेज भरपूर अपनी इंक्रीज कीजिए, सो दैट आप जुलाई में मिशन S100 में कामयाबी हासिल कर सकें, और हम मिलकर एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर सकें। सो सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें दिख रहे हैं, राइट? और अब मेरे पास यहाँ पे 0 बैलेंस है, तो सबसे पहले मेरे को कुछ बैलेंस चाहिए अपने अकाउंट में, क्योंकि मुझे केवाईसी करनी है। मैं आपको केवाईसी 2 लेवल की दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं थोड़े ज्यादा बैलेंस डाल के रखता हूँ इस वॉलेट में। सो फॉर एग्जांपल, मैं इंट्रोड्यूसर हूँ, तो और मैंने इनको दे दिए कुछ एरोस्वैप। इन्होंने मुझसे बाय कर लिए, मैंने इनको सेंड कर दिए, सो दैट ये अपनी केवाईसी कर सके। अगर ये लेवल 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लेवल 2 भी कर सकते हैं। तो मैं अपने वॉलेट से सेंड कर रहा हूँ, और मैं
यहाँ पे डाल रहा हूँ 500 मैंने सेंड कर दिए। देखिए इस वॉलेट पे बैलेंस आ चुका है और एकदम क्विक ट्रांजैक्शन है। यही ट्रांजैक्शन मैं अभी इथेरियम पे करूँ तो आपको पता ही है कि इस वक्त तो 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे इतने से टोकन्स भेजने के लिए। इतने तो टोकन्स की वैल्यू नहीं है। 250 रुपये के मैंने टोकन भेजे इस वक्त, और उसकी इतनी मतलब उसकी फीस ही इतनी हो जाती है। तो बहुत ही क्विक हो गई ट्रांजैक्शन, कंफर्म मेरे पास आ चुका है। सो आगे बढ़ते हैं और केवाईसी ऐप में चलते हैं। सो इसको अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो एक बारी देख लीजिए, राइट। सो इसको आप जरूर रीड कर लीजिएगा जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं इसको अभी स्किप करता हूँ और मैं अपना रेफरल एड्रेस डाल देता हूँ सबसे पहले केवाईसी ऐप में। जब मैं केवाईसी कर रहा हूँ तो रेफरल किसने भेजा है, एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने अपने इंट्रोड्यूसर का, और अब मैं कनेक्ट हो गया इंट्रोड्यूसर से। बट अभी मैं कनेक्ट हुआ हूँ पर अभी डे स्वैपर को पता नहीं है इस बारे में, राइट। तो वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा डे स्वैपर को कैसे पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं केवाईसी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। इसको केवाईसी लेवल 0 कहते हैं, राइट। ये आप, ये मतलब पहले से प्री अप्रूव है। आप पेमेंट करेंगे और आपकी ये लेवल पहले से अप्रूव हो जाती है। इसमें सबसे पहले आप चुनते हैं अपना यूजर नेम। बहुत ध्यान से अपना यूजर नेम रखिए, क्योंकि एक बार ये यूजर नेम रजिस्टर हो गया तो इस वॉलेट का यूजर नेम कभी चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, आप नए वॉलेट कितने भी और बना सकते हैं, बट ये यूजर नेम एक बार जो भी डाल देंगे तो वो डाल देते हैं। तो मैं डाल देता हूँ यूजर नेम स्मोकी। तो, अगर ये यूजर नेम अवेलेबल होगा तो अप्रूव हो जाएगा। और मैंने 31.5 पैरासा मेरे पास ऑलरेडी, आपने देखा 500 पैरासा का बैलेंस आ गया था, मेरे इंट्रोड्यूसर ने भेज दिया था। एंड यूजर नेम का कैरेक्टर कम है तो मैं स्मोकी 123 डाल देता हूँ। सो नाउ इट्स परफेक्ट। और मैंने रजिस्टर का बटन दबा दिया है। मेरी लेवल 0 केवाईसी हो चुकी है और मेरा यूजर नेम लॉक हो गया। अब इस वॉलेट का नाम स्मोकी 123 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर दिया मैंने और अब मैं केवाईसी लेवल 1 पे आया। पहले मैं लेवल 0 पे था और ये फॉर्म क्विकली भरना है। और मैं कुछ भी एक अप्रोक्सीमेट नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, स्पीड जल्दी से करने के लिए। सो राजा राम डाल देते हैं। बाबू, है ना? राजा राम बाबू सही रहेगा। यूजर नेम मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कुछ भी अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव। नेशनैलिटी डाल देते हैं इंडियन। आपने एकदम सही वाली डाल दी है। मैं ये टेस्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं कुछ भी टेंटेटिव डाल दे रहा हूँ, बट आपने बिल्कुल सही डाल दी है, वरना आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी और फिर बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकता है और हो सकता है कभी अप्रूव ही ना हो और फिर आपको दोबारा नए वॉलेट से केवाईसी करनी।
रेफरल एड्रेस मेरा सही है, देख लिया मैंने। जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको लाया है यहाँ पर, उसको जरूर इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। और जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराएं तो आपको जरूर इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको भी उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। अब ये वॉलेट हमेशा के लिए, इसका इंट्रोड्यूसर कभी चेंज नहीं हो सकता किसी भी हालत में, तो इसलिए ये वन टाइम एक्सरसाइज है। सो सब कुछ भर दिया। अभी आप आईडी प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। केवाईसी में आईडी प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे आपको आईडी प्रूफ बताता हूँ, और मैं केवाईसी की डिफरेंट फीस भी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। तो ये मैंने भर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है पासपोर्ट है, राइट। सो यहाँ पे जो मेंशन है, आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप यूज कीजिए, वो बहुत जरूरी है, राइट। और आपके एड्रेस जो है, तो वो उसका एक अलग प्रूफ है और आईडी का एक अलग प्रूफ है, राइट। सो हो सकता है आप दूसरे एड्रेस पे रह रहे हो, तो आप जिस एड्रेस पे अभी रह रहे हैं वो जरूर देना है आपको। वो हम नीचे जाएंगे तब देखते हैं। आगे पढ़ता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। मैं कोई भी एक सैंपल फोटो चढ़ा देता हूँ यहाँ पर। उसकी बैक साइड भी चाहिए, और ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा कि आप जेपीजी, पीएनजी, यही फॉर्मेट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है, पीडीएफ, ठीक है। और उसकी साइज 10 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना वो नहीं चढ़ेगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी मैंने बैक और फ्रंट पासपोर्ट का डाल दिया है, और भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है जो आप डाल सकते हैं, फ्रंट एंड बैक। पैन कार्ड का डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोवाइडेड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका जो भी आप डालेंगे वो कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है। और मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ये आपने बहुत केयरफुली रीड करना है, आपने उसी हिसाब से ही भेजना है जैसे यहाँ पे भेजा हुआ है। एक मिनट ऊपर देखता हूँ, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्या क्या मेंशन्ड है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो मेंशन किए यहाँ पे आ गए। योर फोटो शुड बी वेरी क्लियर। हाई रेजोल्यूशन फोटो आप डालने की कोशिश कीजिए। फोटो में कुछ मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। कई लोग आईडी प्रूफ में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं छोटे बच्चों की तरह, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, और आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे ठीक से। सो नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप एडमिन से बात करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा, आप एडमिन से किस तरह बात कर सकते हैं, राइट। और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत स्लो होगा। सो इसलिए आप पहली बारी में डॉक्यूमेंट्स अपने ठीक से चढ़ाइए। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन है, तो आप एड्रेस प्रूफ दे दीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट प्रूफ जो उसमें चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सेप्टेड है, पोस्ट पेड और टेलीफोन बिल भी एक्सेप्टेड है, बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है। तो मैं एक चढ़ा भी देता हूँ साइमल्टेनियसली आपके लिए। तो डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो चुका है। जाते हैं तीसरी चीज जो हमें चाहिए, वो है सेल्फी विद फोटो आईडी। सो इसकी कंडीशंस को केयरफुली रीड करते हैं। सो आपने पेपर की कॉपी निकाल लेनी है, और उसके ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करनी है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने लिखना है, आज की डेट लिखनी है, जो भी डेट में आप केवाईसी अप्लाई कर रहे हैं, अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और उसमें लिखना है फॉर एरस्वैप इकोसिस्टम, ठीक है। और वो जो आप फोटो लेंगे वहां पे, जब आप सेल्फी के साथ फोटो लेंगे, वो कैसे लेंगे वो मैं बताता हूँ, बट
फोटो लेने से पहले आपने देखना है कि लाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी फोटो डार्क नहीं आनी चाहिए, वरना आप केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी और आप सोचते रहेंगे कि फोटो तो भेजी थी पर क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई। बहुत अच्छी लाइट होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, अच्छे कैमरा से लीजिए, और आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जैसे हम फेसबुक वगैरह में फोटो डालते हैं ऐसे वैसे इस डायरेक्शन में, वैसे नहीं, एकदम स्ट्रेट जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होती है थोड़ी उस टाइप की आप फोटो डालिए। आपको अपने हाथ से लिखनी है ये बातें जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी, करंट डेट, सिग्नेचर और एरर सब ये अपने हाथ से लिखना है, कोई टाइप नहीं करना है, और अपनी हैंडराइटिंग में लिखें तो बेटर है। ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट को आप मैनिपुलेट मत करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे दिखाया हुआ है कि आपने एक हाथ में ये पेपर पकड़ना है किस तरह से, और आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है पासपोर्ट के साथ, जो भी एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हैं, और उस पर ये लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए साफ दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक हाथ में, आपने लेफ्ट हैंड, अपने राइट हैंड में आपने ये पकड़ा हुआ है पेपर जिस पे ये लिखा हुआ है आपका नाम और वो सारी चीजें, और एक हाथ में अपना आईडी प्रूफ पकड़ा हुआ है। अब आपकी फोटो ली गई है, आपका फेस एकदम क्लियर दिख रहा है, और ये फोटो आप यहाँ पे फिर अपलोड कर लीजिए। तो मैं अभी यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट है, मैं रियल फोटो नहीं डाल के मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करके आगे बढ़ जाता हूँ। ओके कर रहा हूँ, तो सबमिट हो गया मेरा केवाईसी। और अब जब मेरी केवाईसी सबमिट हो चुकी है, राइट, सो जब मैंने अपनी केवाईसी को सबमिट कर दिया है, तो अब अगर मेरे को जल्दी है तो मैं मेल कर सकता हूँ एरसलैब फाउंडेशन को, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे जा सकता हूँ, और वहां पे जाकर मैं एक जस्ट एक छोटा सा मैसेज लिख सकता हूँ कि आई हैव अप्लाइड फॉर केवाईसी, काइंडली अप्रूव। तो अगर आप लिख देंगे तो एडमिन्स उसको अपने आप ट्रैक कर लेंगे और वो आपको केवाईसी को अप्रूव कर देंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें लेवल 2 केवाईसी है, और इसमें लेवल 2 केवाईसी अभी ये 3 प्लेटफॉर्म्स में चलती है, टाइम स्वैपर, बस कैफे और प्योर डैप। सो बाकी के प्लेटफॉर्म्स में जो लेवल 2 केवाईसी है वो अभी उस स्तर पे रिक्वायर्ड नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर सेलिंग, राइट। और वहाँ पे इनबिल्ट सेपरेट केवाईसी, तो फॉर एग्जांपल आप रेंटिंग डैप में जाते हैं, आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो लेवल 2 केवाईसी वहाँ पर आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सर्वे डैप में जाते हैं, सर्टी डैप में जाते हैं, किसी भी और डैप में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको केवाईसी की सेपरेट ऑप्शंस वहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो लेवल 2 किसके लिए चाहिए होता है? जो सेलर है, जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको लेवल 2 की जरूरत नहीं है। और लेवल 2 की फीस भी अलग होती है। एक बार हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग इसमें अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म बिल्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर के हेडर्स में रीड कर देता हूँ कि केवाईसी चार्जेस लिखा हुआ है, राइट। कि जब आप केवाईसी अप्लाई करते हैं तो जो क्यूरेटर्स होते हैं, जो केवाईसी को रीड करते हैं, अपना टाइम कट करते हैं और वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उनको एक फीस जाती है, राइट, और उनको कुछ टाइम भी लगता है। तो सबसे पहले हम ब्रेकअप देखते हैं कि जब मैं एज अ पर्सन केवाईसी अप्लाई करता हूँ, तो जितना भी मैंने भरा लेवल के हिसाब से, लेट से कि मैं लेवल 1 पे हूँ, तो मैं सबसे पहले लेवल 1 को हम एक्सप्लेन कर समझ लेते हैं कि जैसे ही मैं लेवल 1 में 31.5 एरर स्वैप डालूंगा, ठीक है, उसी वक्त अप्लाई करने के साथ साथ मेरे को 31.5 एरर स्वैप के स्टेक्स आ जाएंगे। मतलब जितना मैंने एरर स्वैप केवाईसी के लिए दिया, उतने के मेरे को स्टेक्स वापस आ जाएंगे। मीन्स मैंने केवाईसी के लिए, एक्चुअली केवाईसी फ्री है, मैंने कुछ पे नहीं किया, बट जो मैंने दिया 31.5, उतने के मेरे को स्टेक्स थे। तो अब आप एक स्टेक होल्डर हो गए जिसके पास 31.5 एरएसएफ है। उसके बाद जितना भी अमाउंट है, तो अभी 31.5 है, पर सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर वाला ब्रेकअप 100% वाला ब्रेकअप है, यहाँ पर मैं इसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केवाईसी के चार्जेस अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते
राइट। लेवल 1 की तो हमेशा सेम ही रहेगी, जो बेसिक केवाईसी है और जो अभी हमने देखी, उसके लिए लेवल 2 एडवांस केवाईसी है, तो उसके लिए फीस अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हो सकती है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप सामने फीस आ जाएगी। तो अभी एक सैंपल के लंबा ना हो जाए वीडियो, वरना एक सैंपल हम क्योर वीडियो का भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे मैं केवाईसी अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ लेवल 2। सो अब मैंने 100 फॉर एग्जांपल मैंने 100 एररस्वैप करे, तो मेरे को सबसे पहले आ गए 100 एररस्वैप पे स्टिक्स और उसी वक़्त मेरे इंट्रोड्यूसर को 20% एररस्वैप चले गए। मतलब अगर मैंने 100 एररस्वैप केवाईसी में अप्लाई किए थे, तो 20 मेरे इंट्रोड्यूसर को चले गए, एक सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव चला गया, जिसमें से उसको 50% स्टेक में आए होंगे और 50% एररस्वैप उसको लिक्विड आए होंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे? डे स्वैपर में जाके मैं आपको दिखाऊँगा बाद में कि कहाँ पे मेरे को इंसेंटिव आया, राइट? तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सेकंड में गलती से वो विंडो बंद हुआ था। तो इंट्रोड्यूसर को 50% 20% चला गया, जिसमें 50% लिक्विड गया और 50% स्टेक चला गया। अब इंट्रोड्यूसर की जो टीम है, जो उसकी ट्री है, जिसके अंदर वो खुद भी है, डिपेंडिंग ऑन हिज बेल्ट की उसका बेल्ट क्या है, राइट? व्हाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, जो भी बेल्ट है उसका लेवल ऑफ परसेंटेज क्या है, ठीक है? उसको अपना शेयर मिल जाएगा। बट उसकी टीम को 20%, मतलब अगर 100 एररस्वैप थे, तो जैसे ही मैंने 100 एररस्वैप केवाईसी में सबमिट करे, तो 100 मेरे को स्टेक मिले। मेरे इंट्रोड्यूसर को 20 मिल गए और मेरी इंट्रोड्यूसर की टीम को 20 मिले और क्यूरेटर्स जो कि केवाईसी को अप्रूव कर रहा है, उसको 20 एरर्स है। सिमिलरली अगर उस केवाईसी के अंदर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ अभी बस कैफे और क्योर्ड ऐप में पॉसिबल है, राइट? जहाँ पे एक फिजिकल वेरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है कभी, कि वो शॉप सच में एग्जिस्ट करती है, जो शायद शॉप बस कैफे में लिस्ट करी है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करती है? तो हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़े। तो जो फिजिकल वेरीफाई कर रहा है उसको 20% एरर सब चले जाएंगे, 10% एरर स्वैप बर्न हो जाएंगे और 10% चैरिटी पूल में चले जाएंगे। सो टोटल अगर हम देखें, सो मैंने 100 जमा किए और कितने टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए? 100 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो 4 टाइम्स 20 हो गया, तो 180 प्लस 10% बर्निंग हो गए और 10% चैरिटी में चले गए, तो टोटल हमारे 200। तो जब मैंने 100 एरर स्वैप अंदर केवाईसी पे अप्लाई किए, तो 200 एरर स्वैप के आसपास डिस्ट्रीब्यूट हुए अलग अलग रीजंस के लिए, अलग अलग चीज के लिए। बर्निंग इसलिए करी जाती है सो दैट कि एरर स्वैप की सर्कुलेशन टाइम टू टाइम कम होती रहे। अगर आप देखेंगे एरर स्वैप एक्सप्लोरर में जाके, वहाँ पे बर्निंग का आपको स्कोर मिलता रहेगा कि कैसे एरर स्वैप की बर्निंग हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्निंग होगी उतनी ज्यादा सप्लाई कम होगी, और जितनी सप्लाई कम होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि स्कैरसिटी होगी। सो इस तरह से हर एक केवाईसी जब अप्लाई होती है, वहां पे कुछ इंसेंटिव भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? सो अब हम चलते हैं वापस अपने केवाईसी के ऊपर। आई होप दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो इस तरह से अलग अलग और भी लेवल्स हैं जिसपे आप केवाईसी कर सकते हैं। फिलहाल लेवल 1 एंड 2 काफी हैं, और ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स में अभी वीडियो वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि इस लेवल पे अभी वहां पर इतना ट्रैफिक नहीं है कि वीडियो वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़े। सो लेवल 2 केवाईसी हम जब अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लेवल 2 के लिए क्योर्ड ऐप पे क्लिक करते हैं। सो क्योर्ड ऐप बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसपे कोई भी चीज जो आपको हेल्दी बना सकती है, या हेल्थ अगर खराब है तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। सो मैं सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मतलब एक योगा का इंस्ट्रक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, बट ही कैन डू समथिंग जिससे आप बीमारी ना पड़े, राइट? सो इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो अगर आप देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ठीक है, क्वैक डॉक्टर, एलर्जिस्ट, तो इस तरह बहुत सारे हैं। नीचे अगर मैं जाऊं तो हर तरह के इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है।
और इसके अंदर नर्सिंग से लेके मैग्नेटोथेरेपी, होम्योपैथी, हर तरह के फील्ड के, चाहे वो फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है, चाहे वो डांस ट्रेनर हो, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है एक आदमी को हेल्दी रखने के लिए। तो क्योर ऐप बीमारों के लिए नहीं है, ये हेल्दी रहने के लिए है ज्यादा फोकस्ड, राइट। तो इनमें से कोई भी एक जिम ट्रेनर सब कुछ है। सो मैं इसमें से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एक टेस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और टेस्ट कैटेगरी के अंदर जनरली डॉक्टर्स वगैरह को लिस्ट करने की फीस करीब 500 एरा स्वैप तक हो सकती है उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए। तो अगर एक डॉक्टर को केवाईसी अप्लाई करनी है तो उसको 500 एरा स्वैप तक लगेगा, जो पर्टिकुलर किस चीज में वो अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिलहाल क्योंकि मैंने टेस्ट केस लिया है, तो इसमें एक टेस्ट केस इसलिए रखा गया है सो दैट कि हम देख सके लेवल 2 ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। और इसमें फीस सिर्फ 25 एरा स्वैप रखी गई है क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मेडिकल काउंसिल का नेम मैं डाल देता हूँ अगर मैं डॉक्टर हूँ, या फिर जो भी एफिलिएट है, मतलब अगर मैं लेट्स से कि मैं मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं सेकंड टाइम ब्लैक बेल्ट हूँ, और तो मैं बता सकता हूँ कि मैं आईटीएफ से रजिस्टर्ड हूँ या फिर मैं डब्ल्यूटीएफ से रजिस्टर्ड हूँ, जो भी काउंसिल, मतलब इट्स नॉट मेडिकल काउंसिल, राइट। तो यहाँ पे इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट मेडिकल काउंसिल। मैं जिस भी प्रोफेशन से आता हूँ, मैं चाहे रेकी का इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं उसकी जो भी मेरे पास जो काउंसिल है, जो रेकी का जो भी एसोसिएशन, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं इधर से एफिलिएटेड हूँ और मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट काउंसिल मेंशन कर रहा हूँ। और फिर अगर कोई मेरा सर्टिफिकेट लाइसेंस नंबर है प्रैक्टिस का, तो मुझे वो डालना है यहाँ पर कि ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर है, या फिर जो भी मैंने कोर्स कंप्लीट किया है ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। सो वट एवर आई कैन मेंशन, सो वी कैन मेंशन हियर। सो कई जगहों पे ये डॉक्यूमेंट्स बड़े क्रिटिकल हैं और कुछ जगहों पे इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ही बेटर है, आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। सो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा लाइसेंस का इमेज मैं यहाँ पे कुछ भी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ अभी फिलहाल टेस्ट के लिए, पर कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर लाइसेंस आपने अपलोड करवाना है। सो लेट्स से मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने लिस्ट कर दिया, तो अब मैं फीचर्ड हूँ वहाँ पर कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी केवाईसी हो रखी है, और अब मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, राइट, तो उसको पता है कि ये वेरीफाइड है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कोई वहाँ पे इलाज नहीं होने वाला है। वहां पर आप सिर्फ उनसे मिल सकते हैं और उससे कुछ चैट कर सकते हैं। वो चैट भी आपने प्राइवेट डिस्कशन या प्राइवेट चैट नहीं करनी है। आपने वहां पर मान के चलिए कि आपने जनरल डिस्कशन करना है और आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, और डॉक्टर के साथ जो भी फीस है, डॉक्टर की फीस है, वो एरएसवैप में वहाँ मेंशन हो कि अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये मेरी लोकेशन है, ये मेरा एड्रेस है, आपके 200 एरएस है या 300 एरएस है, जो भी वो अपनी विजिट का चार्ज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लिखा होगा। आप उसको पे, या फिर आप कोई फिटनेस ट्रेनर से क्लासेस लेना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो जो भी फीस है आपको मीटिंग की, एक फीस वहाँ पे वो मेंशन करेगा। आपने वो फीस वहाँ पे पे कर देनी है, और पे करके आप उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। तो उसके बाद जो भी आपने मिलना है, फिर मिलके जो भी सर्विसेज लेनी है वो लेनी है। तो यहाँ पे कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं, सिर्फ लिस्टिंग है और अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हैं। ये मैं क्योर ऐप के एंगल से आपको बता रहा हूँ। सो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं यहाँ पर, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो इम्पोर्टेंट और अच्छा ये रहेगा कि आप फिर से info@RSI फाउंडेशन को मेल डाल दें कि मैं एज ए डॉक्टर या जो भी है, जो भी प्रोफेशन है मेरा, वो प्रोफेशन मैं यहाँ पे मेंशन करके एक मेल कर सकता हूँ। तो मैंने केवाईसी अप्लाई कर दी है, और एक तरीका भी है अप्लाई करने बात करने का, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबमिट हो गई है, और सबमिट होने के बाद जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे एक फीस चार्ज होगी, तो मैं उसको ओके कर देता हूँ फीस को पे करने के लिए। तो वहां पे हो सकता है 500 एरर्स आपकी फीस हो, क्योंकि ये टेस्ट केस है, तो यहाँ पे कम फीस रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। सो ये सक्सेसफुल हो गया है, अब मेरा केवाईसी अप्लाई हो गया है। अब मैं फटाफट एडमिन को पिंग करता हूँ, ठीक है। अब मैं टेलीग्राम पे पिंग कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेज भी आपको दिखाता हूँ, एक मैसेज सिस्टम है जहाँ पर आप उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से मैसेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सेंडिंग मैसेज यूजिंग योर वॉलेट, राइट। तो ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से आप एडमिन से बात कर सकते हैं
पर एडमिन आपको रिप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पर। अगर आपको कॉन्वर्सेशन करना है तो आप टेलीग्राम या ईमेल पे कॉन्वर्सेशन करिए। यहाँ पे ईमेल आईडी वही है info@ जो एयरस्वैप एड्रॉप का है, और यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ और मैं अपने वॉलेट से साइन कर देता हूँ उसको। और मैंने मैसेज को साइन कर दिया, मेरे वॉलेट से साइन हो गया। और मैंने मैसेज भेज दिया है, और अब ये मैसेज एडमिन को पहुंच चुका है, और ये मेरे सिग्नेचर्स आपने देखे नीचे। सो अब मैं लेवल 1 एंड 2 दोनों अप्लाई कर चुका। सो अब मैं क्विकली एडमिन को पिंग करता हूँ और इसको अप्रूव कराता हूँ। तब तक के लिए हम इसको मैं होल्ड करता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही अप्रूव होता है फिर आगे की डिस्कशन करते हैं। सो मैंने मैसेज तीनों तरीके से भेज सकता हूँ। टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल दिया सिंपल, मैंने एक मेथड आपको यहाँ पे दिखाया, और एक मैंने मेल कर दिया, ठीक है। और मैंने इस मैसेज के अंदर ये भी मेंशन कर देना चाहिए था कि मैंने लेवल 1 एंड 2 दोनों अप्लाई करी, तो वो और बेहतर रहेगा। मैसेज में आप बता दें कि आपने लेवल 1 एंड 2 दोनों अप्लाई करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पेंडिंग स्टेटस है, और मैंने अभी आप मैसेज कर दिया था ऑलरेडी एडमिन को, और एडमिन ने इसको अभी तक क्लियर कर दिया होगा। और मैं दोबारा से देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया है कि योर KYC हैज was verified by curator। यहाँ पे इंग्लिश गलत लिखी है, was verified by curator से। सो दिस इज डन नाउ। सो अब मैं KYC मेरी अप्रूव हो गई है, और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता हूँ। और मेरी लेवल 2 क्योर्ड ऐप में अप्रूव हो गई है। क्योर्ड ऐप के लेवल 2 का मतलब ये नहीं है कि मैं बस कैफे में भी अप्रूव हो गया हूँ। बस कैफे की उसको अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज, जैसे मैं अभी आपको क्योर्ड ऐप में कैटेगरीज दोबारा से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर लेवल 2 में हो सकता है कोई कैटेगरी मेंशन ना हो, बहुत सारी कैटेगरीज मेंशनड है। और यहाँ पे मैं जब यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए मेरी लेवल 2 KYC भी वेरीफाई हो चुकी है यहाँ पर, राइट। तो मैं कैटेगरीज में जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक अदर्स करके कैटेगरी है। तो हो सकता है कि जो चीज पे आपका फ्रेंड या आप जिसमें प्रैक्टिस करते हैं वो चीज यहाँ मेंशनड ही नहीं है, तो आप अदर करके यहाँ पे डाल दीजिए, और एक नई स्पेशलाइजेशन ऐड करने की आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं, एक रिक्वेस्ट डाल के। तो स्पेशलाइजेशन डाल देते हैं कि कुछ भी एक सारी जो पॉसिबल है वहाँ लिखी है, फिर भी अदर 5 करके डाल देते हैं कि अदर 5 करके एक न्यू स्पेशलाइजेशन है जो यहाँ मेंशन नहीं है, एक नया प्रोफेशन है जो यहाँ पे लेफ्ट आउट हो गया था इस लिस्ट में, तो मैंने वो सेंड रिक्वेस्ट कर दी। सो अब ये स्पेशलाइजेशन भी वहाँ पे ऐड हो जाएगी, और ये रिक्वेस्ट अब एडमिन को चली गई है, और एडमिन स्पेशलाइजेशन अप्रूव कर देगा। तो वहाँ पे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, नर्स दिख रहा था, वहाँ पे ये वाला अदर 3 भी वहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो मैं इसको एडमिन को बोलूंगा नहीं अप्रूव करने के लिए, क्योंकि अदर 3 कोई प्रोफेशन नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि कैसे होता है। तो अब मेरी KYC अप्रूव हो चुकी है। अब मुझे चाहिए कि मैं टीम के साथ कनेक्ट हो जाऊं। KYC मेरी अप्रूव्ड है, बट क्या मैं अपने नेटवर्क के साथ, जो मेरी टीम है, जिस टीम को मैंने अभी ज्वाइन किया है, और आने वाले टाइम में जो मेरी टीम मुझे ज्वाइन करने वाली है, क्या मैं उससे कनेक्ट हुआ हूँ? नहीं। उससे कनेक्ट करने के लिए मुझे डे स्वैपर से भी कनेक्ट करना है KYC को। तो अभी KYC मेरी अप्रूव्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, मेरा यूजर नेम रिफ्लेक्ट करेगा टाइम अलाइव में, और मैं कभी भी कोई बंदा मुझे सर्च करेगा तो वो मेरे नाम से मुझे सर्च कर सकता है रेस्वैप में, जो भी मैंने यूजर नेम रखा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा यूजर नेम दिख रहा है Smoky123, एंड अगर मैं Smoky123 को फंड्स भेजूंगा RSF नेटवर्क में तो चले जाएगा। तो वॉलेट एड्रेस याद रखना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, और नामुमकिन टाइप की चीज है। और 10 दोस्त हो सकते हैं, उनके नाम याद रखो, उनका यूजर नेम याद रखो बेसिकली, और आप उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो अभी मैं डे स्वैपर पे जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे KYC तो अप्रूव हो गई है, पर मुझे अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना है अपने आप को। तो मैंने डे स्वैपर सिलेक्ट कर लिया। सो डे स्वैपर का पेज खुल गया है। डे स्वैपर के ऊपर एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम सीधे चलते हैं डैशबोर्ड पर।
डे स्वैपर का डैशबोर्ड। तो ये देखिए ऊपर ये बटन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डे स्वैपर के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, राइट, और इसमें है रिजॉल्व माई केवाईसी। अगर मैंने ये बटन को क्लिक किया तो मैं अब डे स्वैपर से कनेक्ट करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजॉल्व माई केवाईसी कर देता हूँ इसको। अभी करंट मंथ 21 मंथ में मैंने ज्वाइन किया है इसको, और यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा है यहाँ पे केवाईसी। तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी अब केवाईसी, आपने एक बार ये बटन क्लिक कर दिया तो आप डे स्वैपर से कनेक्ट हो जाएंगे अगर आपकी केवाईसी अप्रूव है। तो रिजॉल्व माई केवाईसी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके बाद आप लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 भी अप्लाई करेंगे, तब भी आपको आके ऐसे करके अपने आप को रिजॉल्व करना है। क्योंकि आप जितनी लेवल्स की केवाईसी अप्लाई करते रहते हैं, हो सकता है आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेलर हैं, आप कहीं पे आपकी शॉप है, कहीं पे आपने कुछ और लिस्ट किया हुआ है, तो अलग अलग चीजें, कभी आपने अपना लैपटॉप रेंट पे चढ़ाया हुआ है तो अलग प्लेटफॉर्म है, आप एज अ डॉक्टर रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास फ्लैट है तो आप फ्लैट भी आपने रेंट, आप एक सेमिनार कर रहे हैं एज अ डॉक्टर जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो आप बुकिंग ऐप में चले गए, वहां पे जाके आपने अपना सेमिनार को लिस्ट कर दिया और उसके लिए लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग लेवल की केवाईसी कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं किसी को ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आपने सर्टिड ऐप यूज कर लिया। तो हर जगह पे केवाईसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो अब ये चीज आपकी रिजॉल्व हो चुकी है और अब आप डे स्वैपर में कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क के साथ। सो दिस इज, सो सबसे पहले मैं स्टेक्स चेक कर लेता हूँ। ये तो मेरा वॉलेट है और जो मेरा नया वॉलेट है मैं उस पे जाता हूँ। सो मैं अब चेक कर रहा हूँ कि मेरे को इंसेंटिव आया कि नहीं आया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे को इंसेंटिव आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस तो जीरो है, तो कोई इंसेंटिव मेरे को आया ही नहीं। सो मैंने अभी अभी केवाईसी करी पर मेरे को कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिला। जैसे कि मेरे को कुछ एज अ इंट्रोड्यूसर मुझे 20% मिलना चाहिए था। सो क्यों नहीं मिला? क्योंकि हो सकता है कि मैं एक्टिव ना हूँ, राइट। तो पहले चेक करता हूँ कि मेरा, मैं एक्टिव हूँ कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम मुझे चाहिए 100 ईयर्स का और मुझे मेरा वॉल्यूम जीरो दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक 100 एरएसएफ का स्टेक डाल देता हूँ और एक्टिव हो जाता हूँ, सो दैट मेरे को इंसेंटिव मिल जाए। तो लेट मी सी। तो टाइम लाइन में आ गया हूँ और यहाँ पे ये नया वॉलेट है, इसमें अभी कोई स्टेक्स नहीं है। मैं यहाँ पे एक स्टेकिंग डाल देता हूँ, 101 एरएसएफ की स्टेकिंग। सो वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं।
सो जब तक मैं लॉगिन कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे इंसेंटिव्स लेने हैं, लेवरेज करने हैं। अगर मुझे लेवरेज इनकम चाहिए, अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट करना है, राइट? अगर मुझे वहाँ से अर्न करना है, तो डे स्वैपर उसके लिए बना हुआ है और डे स्वैपर इंसेंटिव उसी को मिलते हैं जो एक्टिव कम्युनिटी मेंबर होते हैं, जो हर महीने एक्टिव होते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, एक्टिव होने की डेफिनेशन है कि मैं 100 एरास्वैप का या तो मैं स्टेक करूँ या फिर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे उसको यूज़ करूँ, जहाँ पे मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके 100 एरास्वैप की कोई चीज़ बाय या सेल करता हूँ, तो मैं एक्टिव घोषित हो जाता हूँ। सो मैं अभी कनेक्ट टू वॉलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे वॉलेट में जिसकी मैंने केवाईसी अप्रूव करवाई, मैं उस वॉलेट में कनेक्टेड था, तो वहाँ पे कुछ स्टेक्स नहीं थे। तो अब मैं अपने वॉलेट में जा रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ स्टेक्स होंगे, बट मैं इस महीने एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं पुराने स्टेक्स में से भी कुछ रिटर्न्स अगर मैंने विथड्रॉ नहीं करे हैं, कुछ रिवार्ड्स मेरे को आए हैं और मैंने वो विथड्रॉ नहीं किए, तो मैं उन रिवॉर्ड्स को विथड्रॉ करके भी नया स्टेक मार सकता हूँ और वैसे भी एक नया स्टेक मार सकता हूँ। तो मैं अपने भी रिवॉर्ड्स विथड्रॉ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली एक नया स्टेक डाल देता हूँ यहाँ पर और देखते हैं। सो मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, पूरी स्टेकिंग देखते हैं। तो कई सारी स्टेकिंग्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी लोड हो गई हैं। एक नया स्टेक करता हूँ। तो किसी से भी कर सकते हैं, WES यूज कर सकते हैं, लिक्विड एरस्वैप यूज कर सकते हैं स्टेक करने के लिए। मेरी स्टेकिंग डिप्लॉय हो चुकी है, तो अब मैं एक्टिव हूँ। अब मैं डे पर दोबारा जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या कुछ इंसेंटिव बना था मेरा इस महीने। इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को एक बार। तो यहाँ पे देखो, मेरे वॉल्यूम में अब 101 एरस्वैप दिख रहा है। मेरी वॉल्यूम हो चुकी है और मैं वॉल्यूम टारगेट मीट कर चुका हूँ। अब नीचे चलते हैं, इंसेंटिव देखते हैं और नीचे जाके, और यहाँ पे मेरे को एक प्रोविजनल लिक्विड रिवॉर्ड आया हुआ है डे स्वैपर का, इनडेफिनेट रिवॉर्ड। मैं इसको विड्रॉ करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे को नहीं पसंद है, तो मैं इन कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर सकता हूँ और इनको एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। 100% लिक्विड सिलेक्ट कर लिया, मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालना। बट डे स्वैपर रिवॉर्ड हमेशा 50% लिक्विड और 50% स्टेक ही आता है। तो मैंने यहाँ पे जो लिक्विड वाला पार्ट है, वो लिक्विड में मांग लिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया है इसको। यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डे स्वैपर एनआरटी अमाउंट नॉट रिसीव फॉर द मंथ। तो जो डे स्वैपर के जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, वो मंथ में कैलकुलेट होते हैं, राइट? कि आपको कितना, क्योंकि हो सकता है कि एनआरटी रिलीज होने से पहले, अभी जैसे मेरी ये आईडी है, इस आईडी पे मैं एक येलो बेल्ट हूँ सर। हो सकता है कि मैं अगली प्रमोशन ले लूँ एनआरटी से पहले, राइट? तो तब मेरे को उसके हिसाब से इंसेंटिव आएगा, तो वो लास्ट में कैलकुलेट, जैसे फॉर एग्जांपल कितना इंसेंटिव आता है टाइम लाइक क्लब में, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंसेंटिव्स के स्लैब्स लिखे हुए हैं। नीचे आपको दिखेगा टाइम अलाई वन लाइफ टाइम, राइट? सो उसमें आपको दिख रहा है कि मेरा इंसेंटिव है, डायरेक्ट इंसेंटिव। अगर मैंने 35,000 के नीचे, अगर मैं इंट्रोड्यूसर हूँ
और मैंने 35,000 के नीचे का बिजनेस किया है, स्टेक्स करवाए हैं टोटल मिला के, तो मेरे को 5.5% डायरेक्ट इंसेंटिव आएगा और 6% इनडायरेक्ट इंसेंटिव आएगा। वैसे ही अगर मैं 35,000 से ऊपर का बिजनेस करता हूँ तो मेरे को 6.5% आएगा, 5.5 की जगह पे। और अगर मैं 74,999 के ऊपर का बिजनेस करता हूँ तो मेरे को 7.5, और इस तरह से ये बढ़ता रहता है। जितने स्लैब्स करता हूँ नीचे मैं और भी देख सकता हूँ, तो और नीचे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बढ़ता जा रहा है। और रूबी में देखिए, अगर मैंने 5 लाख के स्टेक्स करवाए तो मेरा डायरेक्ट इंसेंटिव 13.5% है, और मेरा इनडायरेक्ट इंसेंटिव मेरा नहीं, मेरी टीम का, राइट, जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ, उसमें मेरा लेवल सिर्फ येलो बेल्ट है। तो येलो बेल्ट को 20% मिलता है, तो 20% ऑफ 6% मेरा इनडायरेक्ट इंसेंटिव होगा, और मेरा डायरेक्ट इंसेंटिव 13.5। पर अभी ये पता नहीं है कि मैं रूबी बनूंगा, एमराल्ड बनूंगा कि डायमंड बनूंगा, तो वो स्लैब मंथ के एंड में डिसाइड होगा। मंथ के एंड में टोटल एज अ इंट्रोड्यूसर मैंने जितना भी टोटल बिजनेस पूल मेरा होगा, जो मैंने लॉग इन कर दिया होगा जहाँ पे मैं इंट्रोड्यूसर हूँ, वो सारा बैक एंड से कैलकुलेट होकर मेरा स्लैब डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से वन लाइफ टाइम का इंसेंटिव आता है। साथ ही साथ में यही मौका है, एक बार फिर से उसको देखते हैं इंसेंटिव को। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अब टाइम अलाइ पेट, ये गुड न्यूज है। टाइम अलाइ और टीएस कैप में आप देखिए यहाँ पे स्लैब्स लिखे हुए हैं, 6%, 5% और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है 7% और यहाँ पे 5%। सो गुड न्यूज ये है कि टाइम अलाइ पेट और टाइम अलाइ टीएस गैप में अब कोई स्लैब्स नहीं है। फ्लैट डायरेक्ट इंसेंटिव है 9% का, और इनडायरेक्ट इंसेंटिव भी 9% का है। सिर्फ वन लाइफ टाइम, टाइम अलाइ वन लाइफ टाइम के अंदर स्लैब्स हैं, और बाकी टाइम अलाइ टीएस गैप और पेट में फ्लैट 9% डायरेक्ट इंसेंटिव है। तो जैसे ही आप एक पेट लॉग इन कराते हैं तो आपको 9% का डायरेक्ट इंसेंटिव आ जाता है, वो इमीडिएट आ जाता है, राइट। उसके एनआरटी का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने स्लैब्स हटा दी। पर टाइम अलाइ वन लाइफ टाइम का जो इंसेंटिव है वो मंथ एंड में ही आएगा, क्योंकि उसमें स्लैब्स कैलकुलेट होते हैं कि आप कौन से स्लैब में हो, और आपकी प्रमोशन लेवल भी उस वक्त वेरीफाई होती है, और उस लेवल के हिसाब से इंसेंटिव जाता है। बट आपको यहाँ पे इंसेंटिव स्लैब में चलते हैं डे स्वैपर के डैशबोर्ड पे। तो ये मैंने क्लिक किया डे स्वैपर डैशबोर्ड पर, और मैंने लगे हाथों एक्टिव करने के लिए मैंने खुद को भी, सबसे पहली चीज, मैं एक्टिव नहीं था, मैंने आपको दिखाया, मैंने खुद को एक्टिव कर दिया। प्लस मैंने जो मेरे इंट्रोड्यूस जो जिन्होंने मेरे ट्री में ज्वाइन किया था अभी अभी, जिसका मैं वॉलेट आपको दिखा रहा था, ये उनका वॉलेट है, सॉरी ये मेरा वॉलेट है। आप देखेंगे इसमें मैंने उनके 100 एरएसएफ का और स्टेक उनका करवा दिया, सो दैट कि वो भी एक्टिव हो जाए अगर उनका कोई इस महीने इंसेंटिव बने। क्योंकि जब वो यहाँ पर आएंगे अपना इंसेंटिव क्लेम करने के लिए, अगर उनके थ्रू कुछ बिजनेस हुआ, तो उनको यही एरर शो करेगा कि सबसे पहली चीज कि उनका कुछ ड्यू नहीं है। तो उनको सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को एक्टिव करे, तो मैंने सेफ साइड पे उनको भी एक्टिव कर दिया, और उनके भी 100 एरएसएफ के स्टेक्स मिनिमम जो रिक्वायर्ड थे, मैंने उनको भी एक्टिव कर दिया, मैंने खुद को भी एक्टिव कर दिया। तो मैं एक्टिव हो गया हूँ। अब मेरे को इंसेंटिव के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैं एक्टिव मेंबर हूँ। पर मंथ खत्म होने के बाद इंसेंटिव मेरा कैलकुलेट होगा। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। सो मैंने 200 एरएसएफ का क्योंकि उनका स्टेक करवाया था, और मैं येलो बेल्ट हूँ, तो मेरे को एक इनडायरेक्ट इंसेंटिव प्रोविजनल रिवॉर्ड आया हुआ है। प्रोविजनल क्यों है? क्योंकि ये मेरे अकाउंट में एक्रूड हो गया है, पर मिलेगा मुझे एनआरटी खत्म होने के बाद ही। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को एक एक्रूड बिजनेस आ गया है, और जो मेरा डायरेक्ट इंसेंटिव है वो अभी जीरो दिख रहा है। तो मैंने तो बिजनेस किया है, तो मेरा रिवॉर्ड जीरो क्यों दिख रहा है, राइट? क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मेरे को कितना परसेंटेज आना है, राइट? मेरे को 5.5 आना है, 6.5 आना है, 7.5 आना है कि 13 आना है, तो ये मुझे अभी पता नहीं है। तो ये मंथ एंड में जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पता चल जाएगा कि मंथ खत्म हो चुका है, नया एनआरटी स्टार्ट हो चुका है, तो वो कैलकुलेट कर लेगा, और तुरंत यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, और आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप दिस सिस्टम इज नाउ क्लियर। तो पहली चीज क्या करी हमने, केवाईसी अप्लाई करी। केवाईसी अप्लाई करते वक्त हमारे पास कुछ एरएसएफ होने चाहिए केवाईसी अप्लाई करने के लिए। केवाईसी अप्लाई करने के बाद आप मैसेज कर दो, सो दैट कि आपकी केवाईसी जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। जैसे ही आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है, आपने तुरंत अपने आप को डे स्वैपर पे कनेक्ट करना है, और आके अपने आप अपना रिजॉल्व में केवाईसी करना है। अगर आपने रिजॉल्व में केवाईसी कर दिया, और वहां पे अगर दिखा रहा है कि अभी भी यहाँ पे रिजॉल्व माई केवाईसी का बटन अगर दिखा रहा है,
आपने उसको एक बार क्लिक कर दिया तो आपने अपना काम कर दिया। तो उसके बाद वहां पे रिजॉल्व माई केवाईसी फिर भी दिखाता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिजॉल्व नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने फ्यूचर में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 अगर अप्लाई किया तो उसके लिए वो बटन वहां पे हमेशा के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से आपने अपनी केवाईसी रिजॉल्व कर दी, और केवाईसी रिजॉल्व करने के बाद यू मेक श्योर दैट कि एवरी मंथ यू आर एक्टिव एंड योर टीम मेंबर्स आर एक्टिव। If your team members are active, then they will be able to withdraw the Dayswapper rewards directly and indirectly, both the rewards, just by being active, and ऑब्वियसली एक्टिव का रिवॉर्ड आएगा मंथ एंड में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको केवाईसी डैप किस तरह से ऑपरेट करना है, आपको ये समझ में आ चुका है। और मैं बहुत जल्दी अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ डेस्वैपर के ऊपर, जिसमें डिटेल में डेस्वैपर पे बात करूंगा कि किस तरह हर प्लेटफॉर्म पे आप लिस्टिंग करवा के वहाँ पे बिजनेस करवा के आपको किस तरह से इंसेंटिव्स आ सकते हैं। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है किसने कितना बिजनेस किया, किसने कितना टर्नओवर किया। ऑटोमेटिकली एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपको हर प्लेटफॉर्म से जितना भी बिजनेस आ रहा है वो वहां पे दिख जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और भी वीडियोस केवाईसी टैब में बनी हुई है जो शायद इससे बेहतर हो। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।